नमस्कार। आवाज़ डेली हर्षित टीवी पर आप सभी का स्वागत है। चमकते सितारे कार्यक्रम में आज ऐसे शख्स को लेकर के मैं आया हूँ जो कवि हृदय हैं और बहुत अच्छी कविताएं हैं। आशा करता हूँ कि आप दर्शकों को पसंद आएंगे। आइए परिचय कराते हैं। जदुनाथ गर्ल स्कूल्स की ये शिक्षिका हैं और हम आपको मिलाते हैं ममिता मलिक जी से। नमस्कार। दो शब्द कहना चाहेंगे कि अच्छी सूरत को संवरने की ज़रूरत क्या है। अच्छी सूरत को संवरने की ज़रूरत क्या है, सादगी भी क़यामत की अदा होती है। और इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपने जो कविता में हजारीबाग से ही एक ऐसी पहचान बनाई जो हजारीबाग का नाम रोशन कर रहे हैं, इसलिए आपको आज मैंने आमंत्रित किया है आवाज़ डेली हर्षित टीवी पर। कुछ कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल। सबसे तो पहले धन्यवाद कि मुझे आवाज़ हर्षित टीवी चैनल में यहाँ पर मुझे आमंत्रण किया है, और साथ ही मैं शुक्रगुजार हूँ कि एक अपनी अभिव्यक्ति को जाहिर करने का ये बहुत बढ़िया मंच है, और इसके लिए मैं तो पहले हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। आप तो एक जानी मानी शिक्षिका हैं जी। और बच्चों के प्रति आपका लगाव, जो मैं विगत 5 सालों से कम जरूर आपको जान रहा हूँ, बहुत अच्छा रहा। आप गरीब जो बच्चे होते हैं उनको ट्यूशन भी देती हैं, सामाजिक कार्यों में भी आप रहती हैं जी। और बच्चियों का समूह जो गरीब हैं चाहते हैं उनको आप प्रोत्साहन करते रहती। कैसा लगता है आपको? एक बात कहूँ कि जैसा कि बच्चे का मन जो है वो बहुत कोमल होता है, निश्चल होता है, और सारे अधिकारों में बच्चों का शिक्षा को भी एक महत्वपूर्ण अधिकार जो है उसको शामिल किया गया है। तो ऐसे में मेरा ध्यान हमेशा जाता है उन बच्चों का जिन तक शिक्षा जो है पहुंच नहीं पाता है। तो एक छोटी सी कोशिश है, क्योंकि ये जीवन मिला है और मुझे लगता है कि उसको बेहतर उपयोग किया जाए, तो इस काम में लगी हुई हूँ। ईश्वर साथ दे मेरा। आप तो माँ सरस्वती को मानने वाली हैं और कलम का धनी हैं आप जी। लेकिन फिर भी आप कविता के लाइन में जी, ये जो कविता रचना या बोलना जी, जो आप शुरुआत की वो कब से की? अगर सच कहा जाए तो मैं बहुत छोटी थी। तो एक बार मेरे घर में मेरी दादी लिखती थी। उन समय की मैं बात कर रही हूँ, आज बहुत सालों पहले, बहुत वर्षों पहले की बात कर रही हूँ। मुझे पता चला कि दादी जी लिखने में बहुत रुचि रखती थी और वो मात्र क्लास 4 तक पढ़ी थी, और मतलब घर में वैसा वातावरण नहीं था। बहुत कम उम्र में उनकी शादी हो गई और वैसा ससुराल भी नहीं मिला, लेकिन उनका लिखने का जो रुचि था वो निरंतर जारी रहा। ऐसा मेरी माँ कहती है कि वो चंद्रमा की रोशनी में जो है छत में चली जाती थी और चंद्रमा की रोशनी में वो लेखन कार्य करते रहती थी। बहुत सारी कविताएं उन्होंने लिखी हैं और वैसे ही वो रखी है। तो शायद वही थोड़ा बहुत गुण दादी जी का विरासत के रूप में मुझे मिला है। लेकिन कविता में जैसे श्रृंगार रस होता है, जी जी जी, प्रेम रस होता है, बिल्कुल, वीर रस होता है, जी, बहुत सारे हैं। तो लेकिन आप किस रस के कवित्री बनी है? आप किस लाइन से आप लिखने में प्रेरणा? बिल्कुल, ये बातें बहुत कोई मुझसे पूछे हैं, तो मैं यही कहूँगी कवि मन जो होता है ना, कोई पर्टिकुलरली कोई खास रस के पीछे नहीं भागता है। जो भावनाएं आई, जो घटनाएं उसके मन को प्रभावित कर गई और कलम जो है वो चलते रहती है। आपकी कलम ने जो पहला रचना जी जरा सा सुनाइए। जी जी जी, एक रचना है जो मैं मीता की दुनिया यूट्यूब चैनल में भी मेरा एक है, उसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगी कि उसमें मैंने कविताएं भी की हैं और ऑनलाइन एजुकेशन के तहत भी पढ़ाई सामग्री भी उसमें है। तो पहली कविता मेरी यूट्यूब चैनल में, उसी को मैं प्रस्तुत करने वाली हूँ। कविता का शीर्षक है शहर। ओ मेरे चौड़े कांधे वाले शहर, आज निकली हूँ तुम पर ताना बरसने। मैं जानती हूँ तुम मुझे विप्लवी, उपद्रवी, कतार बताकर दोष मरोगे, परवाह नहीं मुझे। सैकड़ों को देखा है मोमबत्तियां जलाकर, नारे लगाकर उन वहशीपन के खिलाफ आवाज उठाते और उसी आवाज को हिंसक होते।
पर मत भूल ओ मेरे चौड़े कांधे वाले शहर, जंगल तो शहरों में भी है, भयावह जानवरों से भरे हुए। रेल मार्गों का संचालन करके, मल्टीप्लेक्स बना करके, बिल्डिंग बनाकर, रास्ते बनाकर, स्वच्छ स्मार्ट शहर के खिताब से तुम इतराओगे, बलशाली भी समझोगे। पर मत भूल ओ मेरे चौड़े कांधे वाले शहर, कभी देखा है बच्चों की अनछुपी भूख की छाया को मिटाने औरत किस प्रकार रंग रोगन कर पुरुषों को रिझाती है, गिद्धों की तरह लूट पड़ती है उन फेंके रोटियों के टुकड़ों पर। नहीं बनता मुकम्मल ऐसी तस्वीरें उन उदास पूस की रातों की, जब कितने हल्कों ने दम तोड़े तुम पर तंज कसते। वाह, ये कविता के लिखने पहले दौर का एक कविता थी आप? जी जी, ये कविता बहुत ही लोकप्रिय हुई और मुझे कई बार कहा गया है, और ये कविता मेरे को बहुत छूती है। ये मुझे अभी भी याद है, निर्भया कांड हुआ था उस समय, और मैं देखती थी कि किस तरह मोमबत्ती जला करके नारे लगा रहे हैं, ये करो वो करो, और वहीं से ही फिर छेड़खानी की समस्या उत्पन्न हो जा रही है, वहीं से फिर गलत बातें उत्पन्न हो रही है। तो एक लगता है कि इस तरह का मोमबत्तियाँ जलाकर, नारे लगाकर, ये सब बकवासी बातें हैं। अगर हम लड़कियों को अगर आगे बढ़ना है तो उसको पहले तो उसको अपने आप को मजबूत करना होगा, है ना। तो यही जो है मैं लिखने लगी, और ये पहली कविता जो थी निर्भया कांड से प्रेरित होकर ये मैंने कविताएं लिखी, और जिसमें मैंने प्रेमचंद के हल्कू का भी जिक्र किया है, किस प्रकार पूस की रात में एक किसान जो है छटपटाता रह रहा है, लेकिन सरकारी सिस्टम के आगे वो फेल है। जी। यूट्यूब की बात आपने की जी, तो आजकल ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है जी, यूट्यूब, फेसबुक से बहुत सारे लोग फेमस हो रहे हैं। आपकी भी कुछ कविताएं यूट्यूब पर हैं क्या? जी हाँ, यूट्यूब में एक्चुअली मैंने आज से 2 साल पहले ही मीता की दुनिया एक चैनल बनाया था। 1-2 कविताएं उसमें दी और बाकी भी कविताएं उसमें दी, लेकिन पर्टिकुलरली जो है अगर कहा जाए तो मैं फेसबुक पर ज़्यादा लिखती हूँ, कुछ डायरी के पन्नों में ही वो रहती है। तो आपका जो सबसे लोकप्रिय कविता हुई जी, तो जरा सुनाएं आप। जी। जिस दिन तुमसे बात नहीं होती, ये कविता का शीर्षक है। जिस दिन तुमसे बात नहीं होती, एक सूनापन सा टंगा रह जाता है डायरी के इन पन्नों में। लिखना, काटना, फिर लिखना, फिर काटना, लिखने काटने के फेरे में सारी यातनाएं छलनी हो जाती है। इतना कि इतना सा प्रेम शब्द भी चपटा प्रतीत होने लगता है। मुझे याद है एक बार तुमने कहा था, बोलने वाली लेखिकाओं के बोल उनकी कलम से छिटकते हैं और मोती बनकर बरसते हैं गूंगी औरतों द्वारा पढ़े जाने पर। कहीं इन दिनों तुमसे बात ना हो पाना मेरे अभिव्यक्तियों के टूटने का इशारा तो नहीं है, जो 4 लाइन की पंक्तियां भी नहीं बना पा रही है इस हम तुम के रिश्ते के। तुम सुनोगे तो आधा पागल कहोगे, पर ऐसा ही कुछ होता है जिस दिन तुमसे बात नहीं होती। वाह, जब मैं कवियों से बात करता हूँ जी, तो कुमार विश्वास जी का याद मुझे जरूर आता है, और उनकी एक बड़ा पेटेंट हम कहें कि जब भी स्टेज पर वो आते हैं जी, और दर्शकों के लिए जब वो कुछ कहना चाहते हैं तो उनकी पहली लाइन जानते हैं क्या होता है? सर वही, कोई दीवाना कहता है, कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। धरती मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। तो जो बादल समझता है जी, ये बड़ा दिल की बात है। सही। मैंने इसलिए उनका याद किया जी, कि कभी की बात हो और आज उनकी बात नहीं हो तो मज़ा नहीं आता है। आप
एक शिक्षिका होकर के प्रेम रस पर एक मेरा होगा कि कुछ अगर लिखी हैं तो उस पर भी कुछ कहें। आप कहीं जाइएगा नहीं, मिलते हैं 2 मिनट के ब्रेक के बाद मोमिता मलिक के साथ फिर। जमुना दास पेट्रोल पंप, थाना चौक, रामगढ़। यहाँ आपको मिलेगा बिना मिलावट का ईंधन, हर बार भरोसा, शुद्धता और सही माप का। वाहन प्रदूषण जांच केंद्र, शौचालय, फ्री एयर, सभी तरह के इंजन ऑयल आदि सुविधाएं उपलब्ध है। जी हाँ, तो कहीं और क्यों जाएं? जमुना दास पेट्रोल पंप, थाना चौक, रामगढ़। प्योर फॉर श्योर, 75 सालों का भरोसा लोगों के बीच बरकरार। जमुना दास पेट्रोल सप्लाई कंपनी, तो पता याद रखें, थाना चौक, रामगढ़। यदि आपको सुनने या बोलने में किसी तरह की तकलीफ हो, चाहे आप किसी भी उम्र के हों, इसके लिए आए हजारीबाग शहर के अनादा चौक स्थित टाउन हॉल के अपोजिट। तो हमारा पता याद रखें, केपी कॉम्प्लेक्स, रुद्र स्पीच एंड हियरिंग सेंटर। तो आज ही संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर है 9955655365 या फिर 9771850066। हमारे पास सुनने की सभी प्रकार की जांच उपलब्ध है। साथ ही हमारे पास सभी प्रकार की डिजिटल मशीन उपलब्ध है जो कि कान के पीछे एवं कान के अंदर लगाई जा सकती है। महर्षि में ही केक कॉर्नर, स्वादिष्ट वेज केक बिल्कुल फ्रेशली बेक्ड, चॉकलेट, पाइनएप्पल, बटरस्कॉच, वेनिला, सभी फ्लेवर्स और हर प्रकार के केक्स सिर्फ और सिर्फ हमारे यहाँ। अभी आए या ऑर्डर करें महर्षि में ही केक कॉर्नर से। एसएस कॉम्प्लेक्स, ओखनी मोड़, पैगोडा चौक, हजारीबाग, या कॉल करें 800-250-8790 या फिर 7870202420। तो पता याद रखें, एसएस कॉम्प्लेक्स, ओखनी मोड़, पैगोडा चौक, हजारीबाग। हमीदा नर्सिंग होम, पसई सिमरिया रोड, हजारीबाग। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत लाल, पीला, हरा राशन कार्ड धारी का मुफ्त इलाज किया जाता है। साथ ही हमारे यहाँ सभी प्रकार के ऑपरेशन उचित मूल्य पर विशेषज्ञ डॉक्टरों के द्वारा किया जाता है। हमारे यहाँ पैथोलॉजिकल एवं एक्सरे की सुविधा भी उपलब्ध है। तो पता याद रखें, हमीदा नर्सिंग होम, पसई सिमरिया रोड, हजारीबाग। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9835747753 या फिर 9576146220। शुद्धता की गारंटी हमारी पहचान। आधुनिक और विविध आकर्षक डिजाइनों वाले स्वर्ण आभूषण प्रतिष्ठान के रूप में है पहचान। तो आज ही आए जेवर ज्वेलर्स, सेठ मोहल्ला, बडम बाजार, हजारीबाग, जहां आप पाएंगे 100% मूल्य पुराने गोल्ड ज्वेलरी के एक्सचेंज पर और 30% डायमंड ज्वेलरी के मूल्य पर छूट। तो पता याद रखें, जेवर ज्वेलर्स, सेठ मोहल्ला, बडम बाजार, हजारीबाग। लोकनायक जयप्रकाश आई हॉस्पिटल, चौपारण, जहां उपलब्ध है आंखों की जांच के अत्याधुनिक उपकरण और 24 घंटे चिकित्सकों की व्यवस्था। आंखों की हर तरह की परेशानी से जहां मिल सकता है निजात। झारखंड बिहार का इकलौता आधुनिक आई केयर सेंटर। तो आज ही संपर्क करें या पहुंचे नव भारत जागृति केंद्र द्वारा संचालित बेहरा, चौपारण का यह अस्पताल, लोकनायक जयप्रकाश आई हॉस्पिटल, चौपारण। और आइए फिर कविता की दुनिया में आपको ले चलते हैं और कुछ नए अंदाज में आपको मोमिता जी सुनाएंगे कविता। प्रेम का आज के ज़माने की प्रेम नहीं, प्रेम हमेशा जो है, चाहे हम अतीत की बात करें, वर्तमान की बात करें या आने वाले दिनों की बात करें, प्रेम शब्द पर जो है, प्रेम बहुत गहरा सा शब्द है। और इसको मतलब ये जो 2.5 अक्षर का जो ये प्रेम शब्द है, मतलब उसको बयां करना बहुत मुश्किल होता है। तो मैंने प्रेम शब्द पर ही एक जी जगमुआ पंडित भया न कोई, जी 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित। और ये 2.5 अक्षर पढ़ना जो है बहुत मामूली सा चीज़ नहीं है, है ना। तो यही है कि मैंने एक उसके ऊपर मैंने एक कविता रची थी और वो है कि क्योंकि प्रेम का कोई अतीत नहीं होता, अतीत नहीं है प्रेम का। प्रेम तो अपने साथ चलने वाला एक चीज़ है। प्रेम का कोई अतीत नहीं होता और बचा हुआ प्रेम
उन असंख्य अनंत बूंदों के समान होता है जो यूं ही बिछड़ जाते हैं और जिन्हें तुम बारिश का नाम देते हो। उन बूंदों को शब्दों में सहेज कर सजाती हूँ अपनी कविताओं में, बसाती हूँ अपनी शर्तों पर। जब जब पढ़ते हो इन कविताओं को तब नमक की भींगी हुई कर्जदार बन जाती हूँ मैं, क्योंकि प्रेम तो समझने वाली उम्र में ही होता है जब प्रतिध्वनियाँ टकराती है दो दिलों में। तो ये एक भावनाई थी, अभिव्यक्ति थी प्रेम के बीच बारे में जो मैंने कविताओं में पिरो दिया। एक और कविता आप इस पूरे सुनाएं। जी, एक बार मैं क्या, हम लोग आम महिलाएं ही हैं, है ना, बाहर भी स्कूल का घर का काम होता है। कभी कभी होता है ना कि जैसे रसोई में काम कर रहे हैं और अचानक कुछ ऐसा चीज़ हुआ कि दिमाग में वो शब्द चलते रहता और लगता है कि उसी समय कुछ नहीं तो एक छोटा कागज़ मिल जाए, पेन मिल जाए और उसको मैं लिखने लगूँ। तो ऐसा ही एक वाकया मैं बता रही हूँ, आप हंसेंगे वो सुनकर कि रोटियां बेलते बेलते वो कविताएं मैंने रच ली थी। रोटियां बेलते बेलते, तो वो कविता मैं दर्शकों को ज़रूर सुनाना चाहूँगी कि एक देखिए कभी कभी क्या होता है कि छोटे छोटे जगहों से ही भी जो है कविताएं तैयार हो जाती है। तो ये रसोई से मैंने ये कविता रची है और उसका शीर्षक भी मैंने बहुत आम, रोटी, उसका मैंने रखा रोटी। तो वो मैं आपकी इजाज़त हो तो वो प्रस्तुत करना चाहूँगी। कभी कभी कुछ कविताएं गढ़ ली जाती है रोटियां बेलते बेलते। गोलाकार लेती रोटी जैसे जैसे बड़ी होती जाती है, कविताएं भी कल्पनाओं का रंग लगाने लगता है, भरने लगता है कविताओं का रंग। और एहसास होता है उस वक्त जब सेकी गई रोटियों का गर्म भाप भी छू नहीं पाता है उस कल्पना शक्ति को। धराशायी होने से बचती बचाती ये नरम रोटियां कविता रूपी पंक्तियों में कविता का मीठा स्वाद घोलने लगता है। वाह वाह। कुछ यूं ही छोटी छोटी कविताएं छोटी छोटी जगह से शुरू होती है और इसे रचने वाले आप और हम जैसे मामूली लोग ही होते हैं। तो ये कविताएं थी और रोटी बेलते बेलते और वो कभी तो जो अपने ख्वाबों में देखता है जी उसी कल्पना से महल बना बस वही बात है कि और आप रोटी बनाते हुए बेलते हुए बनाई तो हाँ। बड़ी बात नहीं है। कभी लोग तो महल बना लेते हैं। और सचमुच हम ये जानना चाहेंगे कविता के क्षेत्र में जब आप काम करने लगी आते हैं जी, तो आपके पति का कैसा सहयोग रहा? सच कहूँ तो एक औरत तभी आगे बढ़ सकती है जब घर का उसको सहयोग मिले, खास तौर पर शादी के बाद ये और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो इसके लिए मैं ईश्वर की बहुत आभारी हूँ कि मुझे ऐसा परिवार मिला है कि किसी तरह का कोई पाबंदी नहीं है। हालांकि वो कहते हैं फेसबुक में मेरा लिखने का उन्हीं से शुरू हुआ है। अब पहले बोलते थे कोई शब्द दे दे, चलो इस पर तुम चलो, एक बहस जारी हो जाता था हम लोग में, चलो तुम अब लिखो। तो एक तरह से कह सकते हैं मुझे मोटिवेशन मिला है परिवार का। जी हाँ, उनसे प्रेरणा मिला वहाँ? हाँ, वहाँ पर मिला है। और भी कई है, जैसे मैंने कहा ना कि मेरी दादी जी कविताएं लिखती थी और उनकी जो है, जब मैंने उनके स्ट्रगल को पढ़ा, उनके संघर्ष को पढ़ा, और जैसे सबसे बड़ी बात है कि दर्शक, मुझे चाहने वाले, मेरे बच्चे, मेरे स्टूडेंट्स कभी कभी जब क्लास में मिस आज पढ़ेंगे नहीं, आप कविता सुनाइए या कहानी सुनाइए, तो मुझे उन लोग को बताते हुए अच्छा लगता था। आज मैं जो कुछ भी हूँ, जो भी मेरी आइडेंटिटी है, मेरे बच्चों की वजह से है और ईश्वर की कृपा है कि वे मुझसे बहुत प्यार करते हैं। और बच्चों पर भी कुछ कविताएं लिखी हैं आप क्या? बच्चों पर भी मैंने कविताएं लिखी हैं। टिफ़िन जैसे क्या होता है कि ये जो टिफ़िन की परंपरा है ना, ये एक चाइल्डहुड, मतलब स्कूल लाइफ एक ऐसा लाइफ है कि वो फिर लौट कर नहीं आता है और उसमें सबसे ज़्यादा हम लोग मिस करते हैं टिफ़िन, क्योंकि वो टिफ़िन एक साथ खाना, बच्चे जो है
कभी कभी क्या होता है, बच्चे जब खाना शुरू करते हैं, अरे तुम क्या मतलब लास्ट टाइम ऐसा होता है कि उन्हें ऐसे जब वो मिल बांट कर खाते हैं, उनकी मम्मी ने उनके लिए क्या भेजा था टिफिन में वही भूल जाते हैं। सब जो वो देते ना, यही मतलब एक लघु भारत का रूप वो टिफिन में नजर आता है। यही वो जगह है जहाँ धर्म, जात पात किसी तरह का भेदभाव नहीं है, ऐसा नहीं है, जो जैसा लाता है। और जब हम बड़े बनते हैं, जब बच्चे बड़े बनते हैं, पता नहीं मतलब हमको जैसा लगता है कि बच्चे जब तक बच्चे रहे तब तक अच्छे हैं। तो इस तरह जो है, तो उस पर कुछ कविता हो जाए जी। स्कूल लाइफ में एक और होता है, जैसे मुझे लगता है कि ये जो दोस्ती होती है, स्कूल वाली जो दोस्ती होती है, वो बहुत दिन तक चलते रहती है। मतलब स्कूल वाला जो दोस्ती होती है वो मतलब एक तरह से कहे कि जीवन पर्यंत तक चलते रहते हैं, और वो ट्रू फ्रेंड होते हैं। लेकिन जैसे वे कॉलेज में गए, इधर बिखर गए, कुछ पढ़ाई के सिलसिले में दूसरे जगह चले गए, तो वही याद करता हुआ फ्रेंडशिप डे था। देखिए हमारे समय की बात करूँ तो वो वैसा फ्रेंडशिप डे नहीं था, लेकिन आजकल फ्रेंडशिप बैंड ये सब। तो एक दिन मेरा बच्चा बोला कि मम्मी अचानक स्कूल से आया तो क्या है, नहीं फ्रेंडशिप बैंड है। तो वो देखकर मुझे लगा कि एक दोस्ती पर एक कविता हो जानी चाहिए, और मैंने एक ऐसे ही लिख डाली एक, उसी को याद करते हुए, स्कूल के बच्चों को याद करते हुए। वह चावल की रोटी कच्चू की सब्जी, वो चावल की रोटी, वो कच्चू की सब्जी, वो आलू के पराठे, मीठे अचार, याद आ रहे हैं वो सारे। वो बेफिक्र दोपहर, हंसी के फव्वारे, वो बेफिक्र शाम, जो लम्हे गुजारे उन दोस्तों के नाम, याद आ रहे हैं वे सारे। वो कानी उंगली दिखाकर कट्टी कर लेना, फिर अंगूठा दिखाकर गले लगा लेना। वे याद आ रहे हैं वो सारे, भुलाए ना भूलती वे बातें तमाम, बिखरे हुए कुछ दोस्तों के नाम। तो ये है, क्योंकि ये जो दोस्ती, ये कट्टी कर लेना, ये दोस्ती। और अभी देखिए, अभी किसी से बड़े उम्र में कट्टी हो जाए तो ऐसा ईगो प्रॉब्लम हो जाता है कि हम चाह कर भी उसे नहीं कह सकते सॉरी। लेकिन ये सॉरी शब्द में इतना जादू भरा है, लेकिन हम उसको ईगो में लेकर के रह जाते हैं। लेकिन बचपना में ऐसा नहीं होता है। तो ये एक थी जी। एक वाकया मुझे याद है जी जी, मैं आपको फॉलो करता हूँ फेसबुक पर भी, और एक आपकी स्कूल की घटना थी जी। एक बच्ची थी, उस बच्ची का जो गार्जियन था उसको पढ़ाना नहीं चाहता था जी। एक लड़की थी, शायद आपको याद हो। जी जी बिल्कुल। और आपने उस बच्ची को पढ़ाने के लिए उसके गार्जियन को बुलाया था। जी। उस वाक्यों पर जी हाँ, वो बच्ची है, कुछ प्रेरणा देने वाली बात है। हाँ, और आपने ऐसा काम किया, इसीलिए आज आपको हम यहाँ आमंत्रित किया है। तो वैसे लोगों को हर्षित टीवी पर हम आमंत्रित करते हैं जी। जो कुछ करते हैं, आपने वैसा ही काम किया। इस वाक्या को जी। जरा सुनना चाहेंगे हम। जी, विगत 13-14 सालों से स्कूल में पढ़ा रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है सिर्फ बच्चे से नहीं, उनके पूरे घर वालों से मुझे लगाव हो गया जाता है। अगर कोई बच्चा कुछ कमी रह गई है तो बच्चे में कोई कमी नहीं रहती। मैं खोजती हूँ कि घर का वातावरण कैसा है। तो मैं याद करती हूँ, ऐसे ही एक टेस्ट का एग्ज़ाम होने वाला था 10th का, और कॉमन रूम में बैठी हुई थी कि अचानक मैं कॉमन रूम से ही देख रही हूँ कि एक बच्ची जो है ना, वहीं से बोल रही कि मैं एक इशारा कर रही है। तो मैं गई वहाँ पर, क्या बात है कि ऐसे क्यों, मतलब वो ना कॉमन रूम नहीं आना चाह रही थी, वो पता शायद हेजिटेट कर रहे हैं और टीचर है। तो मैं ही गई, क्या बात है बेटा? नहीं मैं अब टेस्ट एग्ज़ाम नहीं दूंगी। और वो टेस्ट एग्ज़ाम था। क्यों बेटा, क्यों नहीं दोगी? नहीं, मेरे दादी नहीं चाहती है कि मैं पढ़ूं, पापा भी दादी की बात ही सुनते हैं। तो हमने कि ऐसा क्यों? नहीं दादी, दादी बोलती है कि बेटा को पढ़ाना चाहिए, तू पढ़ लिख करके क्या करेगी? मैं ऐसा तो नहीं होना चाहिए, एक काम करो, तुम अपने पिताजी को बुलाओ। पिताजी आए, नेक्स्ट डे पिताजी आए। पिताजी से मैंने रखा कि क्या बात है बेटी, आपकी इतनी अच्छी पढ़ाई कर रही है, कुछ दिनों बाद उसका टेस्ट एग्ज़ाम होने वाला है, क्या दिक्कत है? क्यों नहीं उसको इस तरह कर रहे, पढ़ा रहे हैं? तो बोले क्या करें, मेरी माँ नहीं मानती, मेरी माँ चाहती है कि वो अब घर का काम करे, क्योंकि अब तो कुछ 1-2 साल रहेगी घर में, फिर तो शादी हो जाएगा। नहीं, आप क्या कर रहे हैं, ये आप क्या, मैं भी बेटी हूँ, इसी स्कूल से पढ़ी हूँ। मैं बता दूँ, मैं जदुनाथ से ही पढ़ी हूँ। हाँ जी। तो
मैं कैसे यहाँ करूँ, आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? आप बच्ची के पिता हैं, आपका अधिकार है इस पर, क्यों इसकी पढ़ाई रोक रहे हैं? तब वो कहने लगे नहीं, मेरी माँ जो है पुराने ज़माने की है, वो अभी भी जो है इस बात को ये करती है कि लड़कियों को ज़्यादा पढ़ना लिखाने से उनको उस तरह दामाद नहीं मतलब मिलेगा। अच्छा। हाँ, ये ऐसा बात था जी। तो मैं तब उसको समझाई, और आज मैं क्या बताऊं, शायद उसको और पढ़ना था। अभी वो बच्ची जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है। और मतलब ऐसे बहुत सारे इस तरह घटनाएं हैं जो दिलों को छूती है। मतलब बहुत सारे बच्चे हैं जो नौकरी में भी लगे हुए हैं, लेकिन याद करते हैं और लगता है कि ये मेरे लिए बहुत बड़ा पुरस्कार है कि बच्चे मुझे दिल में रखे हैं। नहीं, सभी बच्चे रखते हैं, और मैं वैसे बच्चों से भी मिला हूँ। मेरे घर में 2 बच्चे हैं आपके जैसे हैं जी, और वो बच्चे आज बहुत अच्छे कर रहे हैं, मुझे पता है जी जी। और आपसे यह भी जानना चाहेंगे हम कि कुछ दिल टूटने वाली कुछ बातें आपके इस कविता में हैं क्या? जैसे मेरा दिल टूटा तो मैंने लिखा कि अरसा हुआ लिखा नहीं है तुमने कि तुम कैसी हो। मेरा जब दिल टूटा तो मैंने लिखा कि अरसा हुआ लिखा नहीं है तुमने कि तुम कैसी हो, साथी मिले हैं तुमको कैसे, काम जहाँ तुम करती हो। डरती थी तुम साथ भी मेरे, डरती थी तुम साथ भी मेरे, अब तन्हा कैसे रहती हो। जिस रिश्ते से मैं पागल था वो रिश्ता अभी भी बाकी है, ऐ मुझे पागल समझने वाली, अभी भी तुम पागल लगती हो। वाह, बहुत अच्छा। रास्ता यूं देखता हूँ जैसे अभी अभी तुम आती हो। तो ये मेरा दिल टूटा था उसमें। तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। नहीं, अभी तक दिल टूटने वाली कोई बात नहीं है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जो पूर्ण समर्पित प्रेम होता है वो वादा नहीं चाहता है। लेकिन हाँ जी जी। तो उस वाक्या में कुछ है क्या? नहीं, वैसा कुछ ये नहीं है। के लिए था, हाँ बिल्कुल के लिए नहीं। तो मैं आपको ये भी जानना चाहूँगा, कुछ गाने जी हाँ जी बिल्कुल, मैं गाना सीखी हुई हूँ और मतलब इसमें मेरी माँ का बहुत ही योगदान रहा। जब मैं स्कूल के दिनों में ही मेरी माँ, मैं बहुत दूर मेरा इंस्टीट्यूट था वहाँ पर मुझे ले जाती थी और मतलब पूरा योगदान रहा। और मुझे अभी भी याद है किस तरह से मेरे घर में हारमोनियम आया। पिताजी और मेरे भैया जो है बारिश में भीगते, उस समय हज़ारीबाग में वैसा ये नहीं था, तो रांची से जो है वो ले आए थे। और गाने का भी शौक़ रहा है, डांस भी मैं करती हूँ, एक समय में बहुत अच्छा मैं डांसर भी हूँ। और शादी के बाद वैसा हुआ नहीं, उस तरह का प्लेटफॉर्म मुझे मिला नहीं है। बच्ची लोग को सिखाती हूँ। मैंने कहा ना कि जैसे स्कूल में पढ़ती बच्चे जब डांस करते तो लगता कि यही मौमिता तो वही है, मैं उसी रूप में है, उसी रूप में तो ये है। तो गाना, एक गाना मैं ज़रूर सुनाऊंगी दर्शकों को। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल, ला 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 ला। दूजे के होठों को देकर अपने गीत, कोई निशानी छोड़ इस दुनिया से बोल, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल, ला 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 ला। वाह, बहुत अच्छे। तो एक टीचर का दूसरा रूप ये भी, लेकिन कुछ लोग का फरमाइश तो रहेगा आपके पर, आप बंगाली कल्चर से आती हैं। जी जी तो जी कुछ जी हाँ बिल्कुल। बहुत सारे बंगाली साहित्य प्रेमी हैं जो कहते हैं कि तुम हिंदी लिखती हो, बंगला भी लिखा करो। बंगला नहीं छोड़ा, सचमुच क्या माँ को भूला जा सकता है? बिल्कुल ही, मातृभाषा है उनको, तो मैं ये नहीं, हाँ हिंदी से लगाव है मुझे। तो मैं एक बांग्ला गाना ज़रूर सुनाऊंगी, रविंद्र संगीत में गुनगुना देती हूँ। আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে, এ জীবন পূর্ণ করো,
ए जीवन पूर्ण करो, ए जीवन पूर्ण करो, ए जीवन पूर्ण करो दहन दाने, হে আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে। वाह। अभी आप ये जो बंगला जी, सुनाई, थोड़ा सा हमको भी दिक्कत होता है बंगला समझने में और बहुत सारे दर्शकों को दिक्कत हो रही होगी, जी। तो इसका अर्थ अगर आप बता दें। जी, ये प्रार्थना संगीत है और इसमें कहा जा रहा है कि हमारे जीवन को जो है वो सबसे बड़ा इंसान का गुण है उसका मानवता, इंसानियत, तो ये बरकरार रखना चाहिए। जितना भी हमने जो है उच्च शिक्षा हासिल कर लिए या बहुत बड़े आदमी बन गए, लेकिन हमारा जो जीवन है वो पूर्ण तब होगा जब हमारे अंदर जो है वो इंसानियत का गुण, वो मानवता का गुण जो रहेगा। तो यही एक ईश्वर से प्रार्थना है कि आप मुझ में शक्ति भर दो, वो हिम्मत भर दो कि मैं अपने जीवन को जो है वो एक अच्छे दिशा में ले जा सकूं। तो एक और इसमें हो जाए, एक और जी हाँ। गीत, अभी बंगला मैं गुरुदेव की एक प्रसिद्ध गीत जो है वो दर्शकों को ज़रूर पता होगा और उसका शीर्षक है एकला चलो रे, उसको मैं गुनगुनाना चाह रही हूँ अगर आप मुझे इजाज़त देते हैं। बिल्कुल। যদি তোরে ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি তোরে ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, তবে একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে, যদি তোরে ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। तेरी आवाज़ पे कोई ना आए तो फिर चल अकेला रे, तेरी आवाज़ पे कोई ना आए तो फिर चल अकेला रे, चल अकेला, चल अकेला, चल अकेला, चल अकेला रे, तेरी आवाज़ पे कोई ना आए तो फिर चल अकेला रे। थोड़ा इसका भी मीनिंग समझा दें। इसलिए मैंने उसको हिंदी में गुनगुनाया। ये गुरुदेव का है कि जितने भी बाधा विपत्ति आए और अगर आप कुछ अच्छे कार्यों के लिए निकल पड़े हैं तो आप फिर पीछे मुड़ के न देखें, अकेले चल पड़िए। बिल्कुल अकेले चल पड़िए। बहुत समय होता है कि हमारा जीवन जो है एक समान नहीं होता है, प्रतिकूल परिस्थिति। अभी ये देखिए, ये कोरोना संकट जो आया, ये जो वैश्विक महामारी आई, बहुत सारे स्ट्रगल, बहुत सारी समस्याओं का हर वर्ग को सामना करना पड़ा, लेकिन इससे भी तो हम लोग निकले ना, इससे भी निकल रहे हैं लोग। जीवन ठहर नहीं जाता, अपने आप को तैयार करना पड़ता है आगे बढ़ने के लिए। तो ये सारे प्रेरणा गीत हैं जो गुरुदेव के द्वारा लिखी गई है और एक तरह से कह सकते हैं कि ये मोटिवेट करते हैं, एक पॉजिटिव एनर्जी से भर देते हैं। आपने तो हर रंग का भरा कार्यक्रम में जी, लेकिन कार्यक्रम के अंत के तरफ जाने से पहले जी फिर हम चाहेंगे कि एक कविता आप। बिल्कुल, सचमुच ये वक्त ही है जो हमें बांध कर रख देता है। अच्छा और ये वक्त के ऊपर ही मैंने एक कविता लिख डाली थी। रात में क्या होता है कि जैसे जैसे रात गहरी होती जाती है, घड़ी की टिक टिक की आवाज़ भी गहरी होती जाती है, दीवार घड़ी की। तो ऐसे ही नींद नहीं आ रही थी, दीवार घड़ी को देख रही थी और उसी पर मैंने एक कविता रच डाली दीवार घड़ी को देखते हुए। और कविता का शीर्षक है दीवार घड़ी। कमरे के दीवार पर टंगी ये घड़ी इस रात के अंधेरे में मुझे चिढ़ाती है। ये घड़ी नहीं, तुम्हारी आंखें हैं जिनमें मेघमय आकाश है, जलकणों से भरे हुए, पर कभी बरसती नहीं। वाह। घड़ी के कांटों का घूमना उन 12 महीनों की तारीखों को याद दिलवाता है जो मैंने पुरानी डायरी में संभाल कर रखा है। और नीचे लटकी पेंडुलम वक्त को कभी अतीत में ले जाती है तो कभी भविष्य के सपने दिखाती है। रात गहरी होती जा रही है और घड़ी की टिक टिक मेरे हृदय के स्पंदन को बढ़ा रही है। तुम यही हो,
यही सोचकर। वाह वाह, बहुत खूब। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, राज की बात। मैंने अभी आपको कहा था इस कार्यक्रम की मेरा दिल टूटा, लेकिन मेरा दिल कोई टूटा नहीं। एंकर होने के नाते मैंने आपसे इस बात को रखा था जी। कि आपकी बात को मैं ले सकूं। और आपकी जो मुस्कुराहट है, प्यार गहरा है, और प्यार जब गहरा होता है तो चेहरा खिलता नज़र आता है। और आपने जितने भी कविताएं को सुनाई जी। तो दर्शकों को बहुत पसंद आएगा, ये तो ज़रूर बात है। आप एक शिक्षिका होने के नाते आपके बहुत सारे फॉलोअर हैं, बच्चे हैं जी। और इस टीवी आवाज़ हर्षित डेली टीवी को बहुत सारे लोग देखते हैं। जी। 2 शब्द उन बच्चों के लिए कहें जो उनके लिए प्रेरणादायक होगा। मेरे प्यारे बच्चों, मैं जानती हूँ कि आज मैं जो कुछ भी हूँ तुम्हारे इस प्यार के बदौलत हूँ। बच्चों, पढ़ाई तो ज़रूरी है, मैं कहती भी हूँ पढ़ो लिखो लिखो पढ़ो, लेकिन एक बात याद रखना बच्चों, तुम जितने भी बड़े हो जाओ, कितने भी कामयाब बन जाओ, अंदर अपना जो इंसानियत का गुण है उसको ज़िंदा रखना। वो डॉक्टर क्या बन गए, वो बड़े बड़े, ठीक है तुम पैसे कमाओ, इंजीनियर बन जाओ, लेकिन अंदर की मानवता को, किसी की तकलीफ़ को देख करके तुम मदद का हाथ बढ़ाओ। तुम्हारा हाथ ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। बस यही मैं तुमसे कहना चाहती हूँ। ये थी मोमिता मलिक, जी हाँ, आज आपके बीच उपस्थित थी और इनके बहुत सारे रंग, कविता, गीत आपको सुनवाया मैंने, बंगला गीत भी सुनवाया इनसे बच्चों के लिए। और अगले कड़ी में फिर एक ऐसे शख्सियत को लाऊंगा जो चमकते सितारे के लिए एक आदर्श होंगे। नमस्कार, प्रणाम। मैं प्रदीप पाठक, मोमिता मलिक। नमस्कार। नमस्कार आप सबको।